आप सबको मेरा नमस्कार। मैं राजकुमार सर और आज मैं ये वीडियो 2 लेकर आया हूँ। ये चैप्टर 2 का है और ये टॉपिक का नाम नेल्सन मंडेला है, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और इसका ऑथर खुद ही हैं। इससे रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। ये पार्ट 2 है और पैराग्राफ 7 है। तो चलिए शुरू करते हैं। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज, यानी वो मंडेला कहते हैं कुछ ही वक्त बाद हम सभी ने अपनी आंखें ऊपर उठाई। इन अब वो सरप्राइज में उठाए वहाँ पे सब लोग। एज ए स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, यानी वहाँ पर साउथ अफ्रीकन जेट्स की उड़ान वहाँ पे मतलब होने लगी थी और उसका जो एक शानदार सजावट देखने को मिल रहा था। और ये सिर्फ साउथ अफ्रीकन जेट्स का नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर्स भी थे उसमें शामिल, ट्रूप कैरियर्स थे शामिल, एंड ये सब यानी साउथ अफ्रीकन जेट्स और हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप कैरियर्स के वहाँ पे गर्जन शुरू हो गया था। और तभी सभी लोग अपनी आंखों को उठाते हुए ऊपर, यानी जो बिल्डिंग थी यूनियन बिल्डिंग, उसके ऊपर देखने लगे इन परफेक्ट फॉर्मेशन। और उनका जो फॉर्मेशन था, उनका जो बनावट था, एक सुसज्जित था, आदर्श था और वो देखने लायक था। ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, और ये यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर था। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स, यानी ये जो डिस्प्ले था, प्रदर्शन था, वो सही सूक्ष्मता और ये मिलिट्री फोर्स सैन्य बल का वो प्रदर्शन ही था, बट अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बल्कि ये लोकतंत्र के लिए सैन्य दल की जो वफादारी थी उसका ये प्रदर्शन था। टू अ न्यू गवर्नमेंट, और ये नए गवर्नमेंट को समर्पित था। दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो स्वतंत्र रूप से और न्यायपूर्वक वो क्या हुए थे, इलेक्ट हुए थे, इसमें चुने गए थे। तो इस तरह से आप इमेज देख सकते हैं, एक परफेक्ट फॉर्मेशन है, ये सारे जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, ट्रूप कैरियर्स से जो उड़ान भर रहे हैं, और इसी को देखने के लिए वहाँ पे समारोह में शामिल जितने भी लोग थे अपनी नज़रों को, आंखों को उठा करके देखने लगे। आगे है ओनली मोमेंट्स बिफोर, फिर वो आए कहते हैं कि कुछ ही वक्त पहले द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, यानी साउथ डिफेंस फोर्स और पुलिस के जो उच्चतम सेनापति थे, दियर चेस्ट बी डेक्ड, यानी उनके जो छाती थे, उनके जो चेस्ट थे वो सुसज्जित हो रखे थे। विद रिबन्स एंड मेडल्स, यानी रिबन्स और मेडल के साथ वो सजे हुए थे। फ्रॉम डेज गॉन बाय, और ये बीते कई दिनों से ये सजे हुए थे। सैल्यूटेड मी, वो कहते हैं कि मुझे उन्होंने सैल्यूट किया, अभिवादन किया, इट मीन सलामी दी, एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, और अपने वफादारी का मुझे संकल्प देखने को मिला। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मैं बेखबर यदि नहीं था, ऑफ द फैक्ट, तथ्य से, दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, यानी कई वर्ष पहले की बात नहीं है, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, यानी वही लोग मुझे सलामी नहीं देते थे, बट अरेस्टेड मी, बल्कि वो मुझे क्या करते थे, अरेस्ट करते थे, गिरफ्तार करते थे। फाइनली अ शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स से, अंततः क्या हुआ, यानी वो जो वहाँ पे साउथ अफ्रीकन जेट्स से उड़ान भर रहे थे, उनका जो शेवरन था, शेवरन क्या होता है, जो तीर का निशान बनता है, जब उड़ान भरते हैं तो उसके पीछे से धुआं निकलता है, तीर का निशान बनता जाता है। लेफ्ट स्मोक ट्रेल, स्मोक ट्रेल का मतलब धुआं छोड़ना, धुआं छोड़ रहा था और उसका एक निशान बनता जा रहा था। ऑफ द ब्लैक, ब्लैक कलर का निशान बनता जा रहा था, रेड कलर का, ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का एंड गोल्ड कलर का। ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, और ये सारे जो कलर्स थे वो अफ्रीकन फ्लैग के को डेडिकेटेड थे। जैसे मैं आपको तीर का निशान दिखाना चाहूँ तो ये देख सकते हैं किस तरह से वो जो जेट्स हैं वो उड़ान भर रहे हैं, वो आगे आगे जा रहे हैं और पीछे से इस तरह का धुआं छोड़ रहे हैं और उसका निशान बनता जा रहा है। अब है पैराग्राफ 8। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी, वो कहते हैं कि वो जो दिन था ना मेरे लिए प्रतीक था, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथेम्स, और वहाँ पर उस वक्त 2 राष्ट्रगान बजाए गए थे। एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग, वाइट सिंगिंग का जो झलक था वो इस गाने के माध्यम से इन कोसी
सिकेलेल आई अफ्रीका, यानी ये जो था उनका राष्ट्रगान था, जो ये वाइट सिंगिंग का ये झलक था। एंड ब्लैक सिंगिंग का जो झलक था डाई स्टेम। तो ये दो राष्ट्रगान वहाँ पर इनको डेडिकेट किया गया था, बचाया गया था। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ये दोनों जो राष्ट्रगान थे वो ओल्ड एंथम थे और ये लोकतंत्र का था, रिपब्लिक का था। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू, मतलब उस दिन जो ये बजाए जा रहे थे राष्ट्रगान, तो उसके बारे में वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए थे ग्रुप में, तो कोई भी इसके लिरिक्स को नहीं जानते थे। मतलब ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, यानी एंथम का जो लिरिक्स था वो उसके बारे में कोई भी नहीं जानते थे। दे वंस डिस्पाइज्ड, मतलब उन्हें समझ नहीं आया तो वे लोग थोड़ा निंदा भी करने लगे। दे वुड सून नो, लेकिन वे जल्द ही वो सीख गए। एंड द वर्ड्स बाय हार्ट, और उन्हें याद भी हो गया। अभी पैराग्राफ 9, ऑन द डे ऑफ द इनाग्रेशन, अभी इनाग्रेशन के दिन फिर क्या हुआ, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। वो कहते हैं कि इतिहास के अनुभव से मैं अभिभूत हो रखा था। इट मीन्स जो मेरे अंदर जो इमोशन था पूरा भरा हुआ था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, वो आए कहते हैं कि 20वीं सदी के पहले दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर, कुछ वर्षों बाद, द बीटर एंग्लो बोअर वॉर, यानी एक युद्ध हुआ था और बहुत ही कठोर हुआ था। एंग्लो यहाँ पे जो शब्द है वो डेडिकेटेड है इंग्लैंड को, एंड बोअर जो शब्द है इंग्लैंड, ये जो है डेडिकेटेड है आपका साउथ अफ्रीका को। तो साउथ अफ्रीका में जो शासन कर रहे थे वाइट स्किन्ड गवर्नमेंट थी वहाँ पे, और इंग्लैंड के बीच ये बहुत ही कठोर वहाँ पे लड़ाई हुई थी, एक युद्ध हुआ था। एंड बिफोर माई ओन बर्थ, ये सब कुछ होता है उनके जन्म से पहले, यानी कि नेल्सन मंडेला के जन्म के पहले ये युद्ध हुआ था। द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी एक तरफ वो साउथ अफ्रीका के वाइट स्किन्ड पीपल थे, पास्ड ऑफ दियर डिफरेंसेस, अपने जो मतभेदों को उन्होंने सुलह कर लिया था इंग्लैंड के साथ। एंड इरेक्टेड अ सिस्टम, और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सिस्टम, एक प्रणाली का निर्माण किया ऑफ रेशियल डोमिनेशन। रेशियल डोमिनेशन क्या होता है, वही कलर के आधार पे भेदभाव करना, यानी जातीय वर्चस्व का उन्होंने एक्चुअली एक सिस्टम बना दिया, पॉलिसी बना दी, जिसकी बात हम ये पूरे स्टोरी में कर रहे हैं। अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल्स, और ये जो पॉलिसी उन्होंने बनाई थी वाइट स्किन्ड पीपल या फिर वाइट स्किन गवर्नमेंट ने, वो डार्क स्किन्ड पीपल्स के अगेंस्ट में बनाई थी, ऑफ देयर ओन लैंड, और वो अपनी धरती पे, इट मीन्स एक ही धरती पे रहने वाले सभी लोग को एक तरह का पॉलिसी होना चाहिए था। बल्कि वाइट स्किन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो ब्लैक स्किन्ड पीपल के लिए एक पॉलिसी उन्होंने बना दी। आगे है द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, जब उन्होंने एक पॉलिसी बनाई तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह का था, फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, यानी उनका बहुत ज़्यादा कठोर और बहुत ही ज़्यादा निर्दयी, मोस्ट इनह्यूमन, इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ही निर्दयी और अमानवीय सोसाइटी द वर्ल्ड हैज एवर नोन, मतलब कि पूरे विश्व का अब तक का सबसे ज़्यादा कठोर वो पॉलिसी था, बहुत ज़्यादा निर्दयी वाला वो पॉलिसी था, उसी के आधार पर उन्होंने बनाया था। नाउ इन द लास्ट डिकेड में उन्होंने क्या किया, ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी 20वीं सदी के लास्ट डिकेड में उन्होंने क्या किया, एंड माई ओन 8th डिकेड, वो कहते हैं कि 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में, और उसमें अगर मैं ऐड करूं अपना 8th डिकेड ऐड कर लूं एक मैन के रूप में, तो ये कितना हो जाएगा, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड, दैट सिस्टम had been overturned forever and replaced by one that recognized the right of freedom of all peoples, यानी उस सिस्टम को, उस पॉलिसी को पूरी तरह से बदल दिया गया और वो हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया गया, और उसके जगह पर एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी लाई गई जिसके अंतर्गत उस देश के लोग जो थे, और वो सभी लोग, चाहे वो वाइट स्किन पीपल्स हों या फिर ब्लैक स्किन पीपल्स हों, सभी के अधिकार और फ्रीडम्स के लिए वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी लाई गई, और ये नेल्सन मंडेला के द्वारा लाई गई। रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, और वो ऐसी पॉलिसी लाई गई जिसमें उनकी स्किन के कलर के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाए, इस तरह की पॉलिसी वहाँ पर लाई गई।
यानी उनके जो पॉलिसी थे वाइट जो स्किन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थे उस गवर्नमेंट को पलट दिया गया और ये न्यू स्ट्रॉन्ग जो पॉलिसी थी जो सबके पक्ष के लिए थी, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छे थे, तो वो उस तरह की पॉलिसी वहाँ पे लगा दी गई। नेक्स्ट है आपका पैराग्राफ 10। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifices of thousands of my people। वो नेल्सन मंडेला ये कहते हैं कि मेरे जो लोग थे वहाँ पे हजारों लोग थे, तो उनके अकल्पनीय जो बलिदान था, तो उस बलिदान की वजह से वह दिन आया था जिस दिन हम लोग का जो शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। पीपल हुज सफरिंग यानी लोग जिसका जो दुख है एंड साहस है एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। उनका ये भी मानना था कि उनका जो बलिदान है, उनका जो दुख है, पीड़ा है और उनका जो साहस है, उन्हें कभी भी उसका गणना नहीं किया जा सकता और नहीं उसे चुकाया जा सकता। इस चीज़ को वो वहाँ पर बोल रहे थे। आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन ये भी महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर्स डे, जो मेरे जहन में था कई दिनों से, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। वो ये कह रहे थे कि मेरे जहन में था और मैं सोच भी रहा था कि मैं पूरी तरह से उन लोगों के बीच था जिन्होंने मुझे फॉलो किया और वो एक अफ्रीकन देशभक्त के रूप में थे और जिन्होंने अपने बलिदान दे दिया। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, लेकिन अब वो जो चैप्टर है वो पूरी तरह से क्लोज हो चुका है। एंड नाउ बिगैन अगेन विद मी, और वो अब मेरे साथ शुरू हो चुके हैं। आई वॉज पेंड, मुझे दुख था, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उन्हें जिनका बलिदान दे दिया गया तो उनको मैं थैंक नहीं कर पा रहा था। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, इवन वो मुझे देख भी नहीं पा रहे थे इस वक्त, वॉट दियर सेक्रीफाइसेस हैड ब्रॉट, और उनका ये जो बलिदान है किस तरह से बदल दिया और वो आज हम इस दिन के रूप में मना रहे हैं और आज ये न्यू गवर्नमेंट की इस्टेब्लिशमेंट हो रही है, तो वो ना तो हम उन्हें धन्यवाद दे पा रहे थे और नहीं वो हमें देख पा रहे थे। अभी पैराग्राफ 11 है। द पॉलिसी ऑफ अपाथिड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। वो कह रहे थे कि मेरे देश के लोगों में और मेरे देश में एक ऐसा मतलब गहरा कह सकते हैं, गहरा और स्थायी जख्म का एक बढ़ावा दिया वो जो पॉलिसी था अपाथिड का, ये बात वो कह रहे हैं। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, वो कहते हैं कि हम सब अब कई वर्ष बिताएंगे, इफ़ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, यदि वो गहरा दुख से हमारा जो जनरेशंस है अगर नहीं रिकवर हुआ तो। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी, लेकिन वो कहते हैं कि ये जो दशक है उत्पीड़न और क्रूरता का, हैड एनदर unintended effect and that was that I produced the Oliver Thomas। वो कहते हैं कि ये जो क्रूरता का जो दशक था और ये उत्पीड़न का जो दशक था वो उनसे अब भिन्न है। तो ऐसा ये मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत ही प्रभावी था और वो ये था कि उस वक्त हमारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स का जन्म हुआ था, जैसे फ्रीडम फाइटर्स का नाम इसमें दिया गया है आपका द ऑलिवर टेम्बू से हैं एंड द वॉल्टर सिसुलर से हैं, द चीफ लुथली से हैं, द यूसुफ डाडू से हैं, द ब्राम फिचर से हैं, द रॉबर्ट सोबुकर से हैं ऑफ आवर टाइम। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज विजडम एंड जेनरोसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। वो कहते हैं कि इस तरह से हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने बलिदान दिया और ये मैं बहुत ही ये कह सकता हूँ कि बहुत प्रभावी ढंग से इन्होंने अपना वहाँ पे संघर्ष किया था उस वक्त, और संघर्ष करने की वजह से मैं इनके बारे में जितना भी कुछ कहूँ वो कम ही होगा। और वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो वे लोग जितने भी जो आपको नाम यहाँ पिक्चर्स दिखाया गया है, पिक्चर आप देख सकते हैं इस तरह का, ये सारे प्रमुख नेम्स हैं फ्रीडम फाइटर्स का, और ये सभी जो पॉलिसी थी अपाथिड की, इस अपाथिड पॉलिसी के अगेंस्ट में इन्होंने संघर्ष किया था। तो इनका संघर्ष से ही ये आज़ादी मिली
इस पॉलिसी से। और वो ये मंडेला कहते हैं कि ये इस तरह का एक असाधारण इनका साहस था और इनकी बुद्धिमानी थी और इनका उदारता था, जो इनके जैसा जो लोग शायद कभी नहीं मिल पाएंगे, ये चीज़ को वो बता रहे थे। आगे, perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character। वो आगे कहते हैं कि शायद चरित्र के ये जो ऐसी ऊंचाइयां हैं, इसे निर्माण करने के लिए ये गहराई उत्पीड़न की ज़रूरत पड़ती ही है। और कहीं भी अगर इस तरह की आज़ादी चाहिए, किसी तरह का अगर इस तरह का कहीं भी पॉलिसी लगती है तो उससे आज़ादी चाहिए तो लोगों को सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। तो ये चरित्र का जो हाईएस्ट जो ये निर्माण करने का तरीका है वो हर किसी को द्वारा फॉलो किया जाता है और इन्होंने ऐसा ही किया। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स। वो आगे ये कहते हैं कि मेरा जो देश है वो धनी है। किस चीज़ में है? खनिज में वो धनी है। एंड जेम्स में और रत्न में, डायमंड्स में बहुत ज़्यादा धनी। इट मीन्स वहाँ पे पाया जाता है। दैट लाई बेनीथ इट्स सॉइल, जो हमारे धरती के अंदर वो पाए जाते हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैं हमेशा से जाना हूँ और मानता हूँ दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, कि इसका जो महानतम धन है वो क्या है? हमारे और इस धरती के लोग हैं। फाइनर हैं, क्या हैं वो? फाइनर हैं, इतने सुंदर हैं। एंड ट्रूअर हैं, और वो सच्चे हैं। दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स, यानी असली हीरे की अपेक्षा में ये ज़्यादा सच्चे हैं और सुंदर हैं, और यही हमारे ग्रेटेस्ट वेल्थ हैं। अब ये पैराग्राफ 12 है, आप इसे देख सकते हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज comrades in the struggle that I learned the meaning of courage। वो आगे कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी सीखा है, साहस का जो अर्थ है वो मैंने सीखा है। वो सीखा है स्ट्रगल में जो शामिल हमारे साथी थे, इन साथियों से मैंने सीखा है। टाइम एंड अगेन आई हैव बीन मेन एंड वुमेन रिस्क। इट मीन्स आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क। वो आगे कहते हैं कि समय और पुनः मैंने पुरुषों और महिलाओं का जो योगदान था, उनके रिस्क को मैंने देखा है। एंड गिव दियर लाइफ्स फॉर एन आइडिया, और मैंने एक विचार के लिए क्या किया है? उनके लाइफ्स को, उनके जीवन को दिया है। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, और मैंने देखा है मनुष्यों को बिना टूटे हुए वो अटैक्स करते हुए और वो अपना संघर्ष करते हुए। शोइंग अ स्ट्रेंथ, अपनी वो ताकत दिखाते हुए। एंड रीसाइलेंस, इसमें लचीलापन, इसमें जो भी उनकी ज़रूरत पड़ी लड़ाई के वक्त, युद्ध के वक्त, ऐसा करते हुए मैंने देखा है। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो कल्पना को चुनौती देता है। आई लर्नड दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फेयर। मैंने क्या सीखा है? मैंने ये सीखा है कि जो साहस होता है ना, साहस का मतलब ये नहीं होता है जो डर का अभाव होता है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट। लेकिन साहस वो होता है, इनके अकॉर्डिंग साहस वो होता है जब इस पे जीत हासिल कर ली जाए। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। और इनके अनुसार, ये मंडेला के अनुसार ये मानना है कि जो ब्रेव आदमी होते हैं उसका मतलब ये नहीं होता, ब्रेव आदमी हम उसको नहीं कहते हैं जो नीडर होते हैं या फिर भय को नहीं फील करते हैं, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, बल्कि हम एक ब्रेव मैन उसको कहते हैं जो डर पे जीत हासिल करता है। अब ये पैराग्राफ 30। नो वन इज बॉर्न हेटिंग एनदर पर्सन, यानी दूसरे व्यक्ति को नफरत करने के लिए कोई जन्म नहीं लेता। बिकॉज ऑफ द कलर्स ऑफ हिज स्किन, उसके स्किन के कलर के कारण, या फिर हिज बैकग्राउंड, या फिर उसके पृष्ठभूमि के कारण, और हिज रिलीजन, या फिर उसके धर्म के कारण। कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वो नफरत करने के लिए नहीं होता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। एक बात तो सच है कि लोगों को नफरत करना सीखना चाहिए। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और यदि वो नफरत करना सीखते हैं या सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव,
तो उन्हें क्या लव करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली, वो कहते हैं कि जो ये लव है ना मनुष्य के अंदर, ये स्वाभाविक रूप से आता है और ये अधिक स्वाभाविक रूप से आता है टू द ह्यूमन हार्ट, और ये मानव के हृदय में। देन इट्स अपोजिट, अगर मैं नफरत, एक तरफ नफरत की बात करूं और एक तरफ मैं लव की बात करूं, प्यार की बात करूं, तो प्यार जो है ज़्यादा स्वाभाविक रूप से मानव के दिल में आता है, और ये अपोजिट के रूप में यहाँ पर नफरत लिया जाए, नफरत की अपेक्षा प्यार जो है ह्यूमन के हार्ट में अधिक आता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, वो आगे ये कहते हैं कि यहाँ तक कि जब मैं जेल में था, वेन माई कॉमरेड्स, जब मेरे साथी, एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, यानी जब मैं जेल में था मेरे साथी और मुझे हमारे जो लिमिट्स थे उस लिमिट्स पे धकेल दिया गया था, इट मीन्स हमें वहाँ पे बंद कर दिया गया था। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, तो मैंने वहाँ पे क्या देखा, मैंने एक गार्ड में एक मानवता देखी और उस मानवता की एक चमक देखी मैंने। फिर क्या था, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, फिर एक सेकेंड के लिए ही सही, बट इट वॉज एनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, यानी एक मिनट के लिए सही मैंने उनके अंदर देखा, उस गार्ड में मानवता का जो झलक था वो चीज़ को मैंने देखा, तो एक सेकेंड के लिए ही सही, फिर मुझे चलते रहने के लिए और मुझे आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त था। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम, वो आगे कहते हैं कि मनुष्य की जो अच्छाई होती है वो क्या होती है, इज अ फ्लेम, यानी एक लौ होती है, एक ज्वाला होती है, दैट कैन बी हिडन, जो छिपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन उसे बुझाया नहीं जा सकता है। तो इस पार्ट 2 वाली जो स्टोरी थी जिसमें आपने सीखा, ये पैराग्राफ 13 तक, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस में क्या है, क्वेश्चंस ये कहता है आपका, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड व्हाई। इसका मतलब क्या हुआ, सैन्य सेनापति क्या करते हैं, उनका दृष्टिकोण कैसे बदला और क्यों बदला। इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं, वैसे क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, इसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस सैल्यूटेड मंडेला एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के जो सेनापति थे और पुलिस के जो सेनापति थे, सैन्य सेनापति, तो उन्होंने मंडेला को क्या किया, सैल्यूट किया और संकल्प भी लिया अपने वफादारी का। देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स ब्लैक्स हैज सडनली चेंज्ड, उनका जो ब्लैक स्किन्ड पीपल के अगेंस्ट में या के प्रति जो उनका एटीट्यूड था वो अचानक बदल गया। इंस्टेड ऑफ अरेस्टिंग अ ब्लैक दे सैल्यूटेड हिम, मतलब ब्लैक स्किन्ड पीपल, खास करके नेल्सन मंडेला को अरेस्ट करने के बजाय या फिर ब्लैक स्किन्ड जो पीपल थे उनको अरेस्ट करने के बजाय क्या किया, उन्हें सैल्यूट किया। इफ इट वॉज ड्यूरिंग अपार्थिड एरा, अगर यह रंगभेद युग के दौरान होता तो फिर क्या होता, दे वुड हैव अरेस्टेड मंडेला, तो फिर मंडेला को वो गिरफ्तार कर लिए होते। The change in their attitude was because of a struggle and sacrifices put in by many heroes of South Africa. ये जो बदलाव उनके अंदर देखने को मिला, उनका जो दृष्टिकोण बदला, ये संघर्ष और बलिदान जो साउथ अफ्रीका के नायकों का था, तो उससे इनका ये जो एटीट्यूड था बदल गया। दिस स्ट्रगल नॉट ओनली एंश्योर्ड द फ्रीडम, ये जो स्ट्रगल था, ये जो संघर्ष था, सिर्फ आज़ादी को ही सुनिश्चित नहीं किया बल्कि ऑफ साउथ अफ्रीका, बट ऑल्सो ब्राउट अ चेंज ऑफ माइंडसेट्स फॉर मेनी, बल्कि कई लोगों के मानसिकता में भी बदलाव ला दिया। तो ये आपका सवाल था, इस सवाल का जवाब है, इसको आप बार बार देखें और देख करके उसको पढ़ें और समझने की कोशिश करें। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, वाई वर 2 नेशनल एंथम्स संग, है ना, वहाँ पे 2 मतलब नेशनल एंथम्स बजाए गए थे, तो 2 राष्ट्रीय गान क्यों गाए गए थे।
ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, मतलब समारोह के दिन 2 नेशनल एंथेम्स वर संग। ये बात सिंपल पहले बता दिया गया कि हाँ वो समारोह के दिन 2 नेशनल एंथेम्स गाए गए थे। द इंटरप्रिटेशन ऑफ नेशनल एंथेम फ्रॉम ओल्ड रिपब्लिक, मतलब ओल्ड रिपब्लिक जो था पुराने गणतंत्र से जो नेशनल एंथेम की जो व्याख्या की गई, बजाया गया, एज वेल एज अ न्यू रिपब्लिक, मतलब 2 तरह के वहाँ पे राष्ट्रगान बजाए गए थे। तो एक जो डेडिकेटेड था वो ओल्ड रिपब्लिक को और एक न्यू रिपब्लिक को डेडिकेटेड था। तो वो साइन ऑफ द प्लीज ऑफ दोज हु वर लेइंग द फाउंडेशन ऑफ अ न्यू नेशन। तो ये जो दोनों गान था वो प्रतीक था, किस चीज का प्रतीक था? वो प्रतिज्ञा थी जो नए राष्ट्र की नींव को रख रहे थे। एज इट वॉज अ प्लेस टू बिल्ड अ सोसाइटी, तो जहाँ तक कि मैं बात करूं कि और वो क्या था, किस तरह का वो प्रतीक था, यानी सोसाइटी का निर्माण करने के लिए वो प्रतिज्ञा था। डिवोर्ड ऑफ एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और वो समर्पित था कि किसी भी तरह का भेदभाव से रहित रहेगा, इट मीन्स भेदभाव नहीं किया जाएगा। सिंबलाइजिंग द इक्वालिटी, और वो इक्वालिटी को बढ़ावा देता था, ऑफ ब्लैक्स एंड वाइट, चाहे वो किसी भी स्किन कलर का हो, या फिर ब्लैक स्किन पीपल हो या फिर वाइट से स्किन पीपल हो, दोनों के लिए वो प्रतीक था। एंड टू शो दैट इट विल बी अ ट्रूली मल्टीकल्चरल सोसाइटी, और ये शो करने के लिए था कि वास्तव में एक बहुसांस्कृतिक समाज बनेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। इसको पढ़िएगा, समझिएगा और फिर इसका जवाब अपने शब्द में दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री, यानी मंडेला अपने देश में सरकार के प्रणालियों का वर्णन कैसे करते हैं। और यहाँ 2 तरह का क्वेश्चन इसमें है। पहला जो क्वेश्चन है, इन द फर्स्ट डिकेड, यानी पहले दशक में किस तरह से वो वर्णन करते हैं, एंड फाइनल डिकेड में, इट मीन्स लास्ट डिकेड में कैसे वो वर्णन करते हैं, और ये दोनों 20वीं सदी का ही है। पहला का आंसर है आपका, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में, यानी पहले दशक में, द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका के वाइट स्किन्ड जो पीपल थे, पैच्ड ऑफ दियर डिफरेंसेस, अपने जो मतभेदों को उन्होंने दूर कर दिया जो उनका इंग्लैंड के साथ था। एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, और ये जातीय वर्चस्व का स्किन्ड के आधार पर उन्होंने एक सिस्टम का निर्माण कर दिया अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल, और एक किसके अगेंस्ट में था? डार्क स्किन्ड पीपल के अगेंस्ट में बना दिया। ऑफ दियर ओन लैंड, और एक ही धरती पे, जिस धरती पे वो रहते थे वाइट स्किन्ड पीपल, उसी धरती पे ब्लैक स्किन पीपल भी रहते थे, लेकिन एक ही धरती पे रहने के बावजूद भी ये ब्लैक स्किन पीपल के अगेंस्ट में एक क्या कर दिया था, उन्होंने एक पॉलिसी का निर्माण कर दिया था। thus creating the basis of one of the harshest and most inhuman societies the world had ever known। और एक ऐसे पॉलिसी का निर्माण कर दिया था जो पूरे विश्व में अब तक इतना कठोर और इतना मानवीय नहीं बनाया गया था, उसी के आधार पर वहाँ पर ये पॉलिसी बना दी गई थी। दूसरा क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से दे सकते हैं, इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी 20वीं सदी के अंतिम जो था दशक था, उसमें इन्होंने क्या किया, द प्रीवियस सिस्टम हैड बीन रिप्लेस्ड, यानी जो पहले का जो सिस्टम था उसको पूरी तरह से बदल दिया गया, बाय एनदर मोर स्ट्रॉन्ग पैटर्न, एक दूसरा स्ट्रॉन्ग और मजबूत पैटर्न के साथ बदल दिया गया। द वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स, जिससे लोगों का अधिकार मिल सके एंड फ्रीडम मिल सके ऑफ ऑल पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका के सभी लोगों को अधिकार मिल सके, उस तरह का जो पॉलिसी था वो बनाया गया और उसको रिप्लेस कर दिया गया। रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, और उनके स्किन पर बिना भेदभाव किए हुए या फिर बिना परवाह किए हुए ये स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बना दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, इसका मतलब क्या हुआ, मंडेला के लिए साहस का क्या मतलब है, आप इसको बताइएगा। आंसर है, फॉर मंडेला करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर, यानी मंडेला के
अनुसार जो साहस ये चीज़ नहीं होती, साहस का मतलब ये नहीं होता कि डर का अभाव हो, बट अ विक्ट्री ओवर फियर, बल्कि उनके अनुसार ये है कि डर पर जीत हो, ये मतलब वो समझाते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, यानी ये मंडेला के अनुसार, ब्रेव मैन नीड नॉट ओनली बी फियरलेस, ये जो बहादुर लोग होते हैं, बहादुर जो मानव होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनको नीडर होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा सिर्फ नहीं होना चाहिए, बट शुड बी एबल टू कॉन्कोर फियर, बल्कि जो डर होता है, डर पे जीत हासिल करने वाले को ही हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेव मैन कहते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच डज ही थिंक इज नेचुरल, टू लव और टू हेट, मतलब मंडेला को कौन सा स्वाभाविक लगता है, टू लव या फिर टू फेयर, इट मीन्स टू हेट। फॉर मंडेला, मंडेला के लिए क्या होता है, लव कम्स मोर नेचुरली, उनका ये मानना था कि जो लव होता है, प्यार होता है, वो स्वाभाविक रूप से मानव के अंदर आता है। हर्ट, इट मीन्स ह्यूमन हर्ट, देन हर्ट, हेट, यानी हेट की अपेक्षा, नफरत की अपेक्षा जो प्यार का जो प्यार जो आता है वो स्वाभाविक रूप से मानव के दिल में आता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस के आंसर्स थे, मैंने दोनों कंप्लीट करा दिया इसलिए ताकि आपको हेल्प मिल सके। तो इस तरह से आप वीडियोस को बार बार देखें और उसमें जो बताए गए स्टोरी का जो कॉन्सेप्ट है उसे समझने की कोशिश करें, और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस के आंसर्स दिए गए हैं उससे आप प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।